Everyone, whose doubts have not been answered, please write down your doubts again so that I can take up the doubts now. Okay. Um, I wanted you to know something which is apart from the subject, and that is I can see a lot of students, not I'll not say lot, but probably 4 or 5 students who are attending the class and who have not written their original name, right? I don't understand what is dot dot dot, or what is student, or what is, I don't know what is written, right? So everybody, you are requested that you should write your original name, right? So that this can be used for marking your attendance. If anybody from tomorrow, if I see, is not mentioning their name, correct name, so automatically I'm going to remove you and I'm not going to allow you again till the time you don't come with your name, right? Please ensure that you are following this, right? Okay, now let me take down the doubts first. So I was telling you about the inter and intra firm comparison. अभी मैं उसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद हम अगले डाउट्स लेंगे. So इंटर एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन, मैंने अभी बताया कि जैसे दो ऑर्गेनाइजेशन जो एक ही इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं, जैसा कि हम मान लेते हैं कि दो ऑर्गेनाइजेशन में एक मैंने लिया इन्फोसिस, दूसरा मैंने लिया डेल, राइट? तो अब ये अगर दोनों एक ही सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं, एक ही इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, तो हम इन दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों का एरिया ऑफ ऑपरेशन एक ही है, राइट? तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड लीजिए, जैसे आप इसी साल को ले लीजिए, और इसी साल में दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने कैसा परफॉर्म किया, वो आप कंपैरिजन से जान सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि किसने बेहतर परफॉर्म किया. तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जो कि किसने बेहतर परफॉर्म किया है, ये आपका काम होता है रिसर्चर का. सेकेंडली, इंट्रा फर्म कंपैरिजन. तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है कि ओके, आई एम वर्किंग इन इन्फोसिस एंड आई वांट टू नो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 5 सालों से या पिछले एक डिकेड में उसने कैसा परफॉर्म किया है, हम कितना ग्रो हुए हैं, राइट? तो ये जो मैं अपने हर साल, हर पिछले 10 साल का रिजल्ट कंपेयर करूंगी, every year that I am doing it, it is called intra-firm comparison. That means when I'm comparing the result of my own organization with me myself for the previous years, that has already that for which the results are already existing, तो वो कहलाता है आपका इंट्रा फर्म कंपैरिजन. ये आप खुद भी कर सकते हैं एज एन इंटरनल पार्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी दूसरी पार्टीज होती हैं जो इस इंफॉर्मेशन पे काम करती है, and they are called researchers. Okay, next is, ma'am, as you told about shares, so they are sold in public company, or in public company can there be a proprietor? Okay, पहली बात कि जो भी शेयर्स होते हैं ओनरशिप के, वो पब्लिक को फ्लोट किए जा सकते हैं. दैट इज वन वे इन विच यू कैन ऑफर इट फॉर सेल. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी हमने बहुत सुना था, या अभी भी हम सुन रहे हैं, जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार आई है, कि काफी सारी जो हमारी पब्लिक कंपनीज हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उन्होंने डिसइन्वेस्ट किया है खुद को. तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि उसका जो स्टेक था, उसकी जो ओनरशिप थी, वो थी गवर्नमेंट के पास, राइट? और अब जब उन्होंने डिसइन्वेस्ट किया, तो उनकी ओनरशिप उन्होंने ऑफर की है टू द जनरल पब्लिक, जिसको कि जनरल पब्लिक परचेज कर सकती है उस शेयर को जो कि वो पब्लिक के लिए निकाल रहे हैं, जितने शेयर्स को, राइट? तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, इसमें आप पब्लिक को ऑफर करते हैं that they can purchase the equity share, the ownership of the organization. So offering to the public is one way of selling it, right? Offering it to the selective set of people is the another way of doing it, which is called private placement. जहां पर जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ओके, बीएसएनएल ने खुद को डिसइन्वेस्ट किया और उसने अपने जो डिसइन्वेस्टमेंट में इक्विटी शेयर्स दिए, वो पब्लिक को नहीं दिए, मगर कुछ पर्टिकुलर लोगों को बताया गया कि ये जो लोग जो आपके अच्छे जिनकी पोजीशन अच्छी थी मार्केट में, उनको बताया गया कि हम बीएसएनएल के शेयर्स को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसको परचेज करें, एंड इफ दे एग्री तो वो परचेज कर लेते हैं, राइट? सो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट. सो देयर आर वेज इन विच द
shares can be sold. Selling it directly to the public is one way. और ये इस काम के लिए जो आपकी सेलिंग कंपनी होती है, यानी कि जो अपने इक्विटी शेयर्स को सेल करना चाह रही है, वो बैंकर्स को यूज करती है, यानी कि बैंक्स को यूज करती है। तो बैंक्स बेसिकली कोऑर्डिनेट करते हैं बिटवीन द इशुइंग कंपनी जो कि अपने शेयर्स को सेल कर रही है, ओनरशिप को सेल कर रही है, एंड बिटवीन द पब्लिक, the people who are willing to buy the shares of the firm or the company, right? So this is what it is. अब हम बात कर रहे हैं कि क्या ये सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, क्या यहाँ ऐसी कंपनीज में भी प्रोप्राइटर होते हैं? यहाँ प्रोप्राइटर नहीं होता, इसको हम कहते हैं प्रमोटर, राइट? यहाँ पे टर्मिनोलॉजी का थोड़ा फर्क हो जाता है। प्रोप्राइटर हम बात करते हैं तो वैसे हम ओनर को प्रोप्राइटर कहते हैं, मगर यहाँ जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उस केस में उसको प्रमोटर कहा जाएगा। दैट मीन समबडी who has conceived the idea and started the business, so now he want the people to invest and buy the shares of the firm, so he will be called the promoter and not the proprietor. Okay, I think this clarifies the doubt. Next is stock market is same as mutual fund? नहीं, stock market mutual fund नहीं होता। mutual fund एक instrument है, right? जिसके through आप पैसा लगा सकते हैं stock market के अंदर। तो stock market is basically, we are talking about a stock exchange, so it is a body in which you are going to offer your shares or your other avenues like debentures or bonds or derivatives or any other kind of a thing, जो मैं अभी बताऊंगी आपको, पर समझ नहीं आएगा आपको। पर बेसिकली म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो वो पैसा जो म्यूचुअल फंड जिस कंपनी का होता है, वो कंपनी उस पैसे को आपकी शेयर मार्केट में लगाती है, राइट? तो वो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक एक्सचेंज एक चीज नहीं है। ओके, देन मैम, इज इट नेसेसरी टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद एवरीबडी मेंशन्ड? यस, बिकॉज आपके जो ये सारी पार्टीज हैं, ये सारी वो पार्टीज हैं जो बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और इसी को हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स भी, राइट? इसीलिए जो जो यहाँ पे पार्टीज आपकी मेंशन्ड है, वो ये सारी एक्सटेंसिव लिस्ट नहीं है, मगर इसको हम मान सकते हैं कि इसमें लगभग वो सारे लोग आ रहे हैं जो कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, राइट? So these are the people with whom the financial information should be shared either in the published form or through the copy which can be sent directly to them or through the newspaper or by publishing it on the website of the organization. Anything, anyway can serve. Okay. Next doubt is, can you re-explain creditors? Okay, creditors मैंने बताया कि creditors मतलब वो liability या वो obligation या वो लोग जिसको हम कह सकते हैं, या वो suppliers या वो organizations, it can take any form, which is providing us with the raw material or which is providing us with the products in which we are dealing if we are trading, or which is providing us with the funds for short term. And short term का मतलब होता है एक साल से कम समय के लिए जो भी हमको पैसा दे रहा है, सामान दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, और हमको उसको वापस करना है, राइट? एक साल या उससे कम समय में, तो वो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। यानी कि क्रेडिटर्स वो लाइबिलिटी है जिसको कि हमने, जिससे कि हमने किसी भी तरीके का प्रोडक्ट लिया है या पैसे लिए हैं, and to whom we are having an obligation to repay. So that is called creditor. So creditor is a liability and it is called a short term liability. तो इसे हम current liability बोलते हैं. Okay. Next is next doubt is government. गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट, अभी जैसे सरकार चल रही है, आपको पता ही है गवर्नमेंट होती है ये। तो अभी गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड बिकॉज इफ गवर्नमेंट is a party to whom you are going to pay tax on the income that you have already generated. तो अगर आपकी इनकम ज्यादा है या आपकी इनकम बढ़ रही है हर साल, तो आप गवर्नमेंट को बेहतर टैक्स पे करेंगे। दैट मीन्स जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to understand that if our profits are
increasing, so the tax liability for the government, which is an income for the government, will also increase. Next, we have already explained proprietor and shareholder. I think that is very much clear to everybody now. Okay, public जानना है हमको. Public मैंने बताया कि public, here we are basically talking about the society. Now people, public, जिसको जो भी आप terms जिससे भी बुलाइए, वो आपको इसीलिए आप interested हैं उनको उनके उनको information देने के लिए, because आपने अगर ध्यान से देखा हो तो people are the one who are directly interacting with the resources that they are providing to the organization, and they are directly interacting with the organization because they are the one who are basically providing you with the resources, and in return they are accepting your products or services, whatever that you are delivering. So now the point is that if you are or your organization is earning profit, तो आप पब्लिक को बेहतर प्रोडक्ट देंगे, क्वालिटी उसकी अच्छी रहेगी, हर साल अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी, ये आप इंश्योर कर सकते हैं. सेकेंडली, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट में है तो वो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनवा सकती है, स्कूल्स बनवा सकती है, और पार्क्स बनवा सकती है, गार्डन्स. Then any kind of charitable institutions can be opened by such organization. तो ये सब सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में रहे. सेकेंडली, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में रहेगी, so they will be able to generate employment because organization is going to grow. और जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो आपके और आपकी जो लोग हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, वो तो खुद प्रमोट होंगे ही बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग. बट क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड भी कर रही है साइमल्टेनियसली, तो उसको और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, which will actually create employment in the economy. That means employment level will, employment opportunities will increase, right? This was the next doubt. Next, let's move on to the next doubt is, if much shares of the companies are not purchased, then it is still a loss. So will the company shut down? Okay. पहली चीज कि अगर कंपनी के शेयर्स जो कंपनी ऑफर कर रही है सेल के लिए, जैसे जो भी शेयर्स आप ऑफर करते हैं, जितने भी ऑफर कर रहे हैं, उसका 99%, 90 से 95% तक परचेज होना, 90% रादर इट इज 90% परचेज होना जरूरी होता है, यानी कि सब्सक्राइब होना जरूरी होता है. अगर वो सब्सक्राइब नहीं होता है तो वो इशू ही कैंसल कर दिया जाता है. शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करना, इट इज नॉट दैट इजी. देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज व्हिच आर टू बी फुलफिल्ड, राइट? और इसी को कि आपका जो आपने इशू निकाला है, जो आप जिस शेयर्स को आप बेचना चाह रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और उसमें फेलियर ना हो और कंपनी लॉस ना फेस करे, उसकी वजह से ही हम अंडरराइटर्स को हायर करते हैं. Now, who are the underwriters? So, underwriters are those people who are going to take the guarantee that if in case people do not purchase the shares which has been issued to the public, so underwriters are going to purchase it, right? So, they are the guarantors. और ये हम बहुत अलग टॉपिक में चले गए, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे, अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे, फाइनेंस इसमें भी पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज में, मगर अभी आपको टाइम है. So I'm trying to answer your doubts. Let's see how much you can understand. Okay. Can you please explain dividend once again? So dividend का मतलब होता है, जैसे अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, आई एम द इन्वेस्टर एंड आई एम ऑल्सो द शेयर होल्डर, तो मुझे जो प्रॉफिट का शेयर मिलता है अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव ऑलरेडी मेड इज कॉल्ड डिविडेंड. दैट मीन्स अगर मैंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया, कितना भी इन्वेस्ट किया, राइट, इट डज नॉट मैटर, 100 रुपीज किया, 10,000 किया, लाख किया, 10 लाख किया, करोड़ किया, जितना भी किया है, बेस्ड ऑन द अमाउंट दैट आई हैव इन्वेस्टेड, whatever profit share that I am going to receive from the organization as against the investment that I am holding, it is called dividend. Okay, let's move on to the next doubt. If the company is private, then also we need to share the details with the external sources. Okay, अगर आप किसी भी आउटसाइडर के साथ डील कर रहे हैं
तो आपको अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक को आपको अपनी इंफॉर्मेशन दिखानी पड़ेगी। अगर आपके क्रेडिटर्स हैं यानी कि आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्रेडिटर्स के साथ भी आपको आपकी रिपोर्ट्स दिखानी पड़ेंगी। सिमिलरली गवर्नमेंट को तो आपको वैसे भी अपनी रिपोर्ट्स दिखानी ही पड़ती हैं बिकॉज आपको टैक्स पे करना ही है, राइट? सो इवन इफ यू आर रनिंग अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आप जिस जिस लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, if they want to know the results of your financial transaction, you cannot deny them, right? तो ये मैंने अभी भी कहा कि आपकी पब्लिक कंपनी के अंदर तो आपको मैंडेटरी होता है कि आपको रिजल्ट्स पब्लिश करने ही है, मगर जब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी जिस जिस तरीके के लोगों के साथ डील कर रहा है उसको, अगर आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है, if they want to see, they cannot be denied for that. They have to, the company has to deliver it to them, right? Next, ma'am, is it necessary to sell shares to somebody else? Can it not be the whole and soul? Yes, of course bache, he can be the whole and soul, and there is no need of selling the shares. आप सारा पैसा खुद ही arrange कर लो business करने के लिए, then there is no requirement of involving anybody else, right? अगर आपको पैसा ज्यादा चाहिए और आपको लगता है कि आप अकेले सफिशिएंट नहीं रहेंगे बिजनेस को चलाने के लिए, तो आप वो कहाँ से लाएंगे? एक तो हुआ कि आप बैंक से बोरो कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, दूसरा है कि आप क्रेडिटर से लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, तीसरा और आखिरी है कि आप लोगों से लीजिए, मतलब पब्लिक से रेस कीजिए। एंड फॉर पब्लिक you need to issue the shares or debentures or any other medium that you are availing, so you can raise the fund using any such source, right? But the point is, आप होल एंड सोल हो सकते हैं बिल्कुल बिजनेस के, और उसको हम, उसी को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जहां पर कैपिटल सिर्फ एक ही का होता है और वो है सिर्फ प्रोप्राइटर का, राइट? So is it better, the last doubt that I've received today is it better to be the whole owner, to be the sole owner, or to share the share or to sell the shares? देखिए, डिपेंड करता है आपके स्केल पर, आप किस साइज और स्केल में ऑपरेट करना चाहते हैं। अगर आपका स्केल एक स्मॉल स्केल है, जैसे आप ग्रोसरी शॉप की बात कीजिए, जो आपके साथ में आपके घर के पास चल रही है, एक किराना स्टोर, वो अकेले ऑपरेट कर रहा है एंड ही इज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड ऑपरेटिंग एट दैट स्केल ओनली, तो वो उसी स्केल पे ऑपरेट करेगा और उसका सोल ओनर वही रहेगा, सो इट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। पर व्हाट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बिग बाजार? Can Big Bazaar operate in form of a sole proprietorship form of a business? No, it cannot, right? तो हमको already पता है कि जो Big Bazaar है, it is a supermarket and it is a part of a company, right? तो ये जो हम कहेंगे ये कंपनी का एक्सपेंशन था, राइट? बियानीज का फॉर्च्यून कंपनी, जब हम बात करते हैं फ्यूचर ग्रुप, तो जो अपना फ्यूचर ग्रुप है, फ्यूचर ग्रुप जो कि जिसके की प्रमोटर है मिस्टर किशोर नंद किशोर बियानी, उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिग बाजार आपका फ्यूचर ग्रुप का एक सेगमेंट है जो कि ऑपरेट कर रहा है, एंड यस इट इज अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, इट इज नॉट अ सोल प्रोप्राइटर। तो आप खुद ही सोच के समझिए कि एक सोल प्रोप्राइटर का स्केल कितना बड़ा है और एक मल्टीपल या मल्टी मिलियनर ऑर्गेनाइजेशन का स्केल कितना अलग होता है। तो क्या आपको फंड्स की जरूरत है? इफ यस, देन शेयर्स इज एन ऑप्शन टू रेज द फंड, राइट? So I think this solves all the doubt that has been posted for today's topic. Everybody, please go through today's topic very well. If there'll be any doubt, we'll be taking up the doubts tomorrow in the class at 10 a.m. again. Meanwhile, please write down the notes referring to your NCRT book or referring to your PDF that I have mailed of SC Sharma. You can use any source, complete the notes, write down your doubts tomorrow if in case you have any, right? Thank you for attending the session, and please ensure that anybody who is attending the class tomorrow should attend the class by his or her own original name, right? I would not be entertaining anyone who is joining in at a fake identity or with a fake identity. Okay, there's one last doubt which I'll be solving without before we leave for today. Dairy product company like Amul,
आपको पता होना चाहिए कि अमूल एक कोऑपरेटिव फर्म है, राइट? अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, देन आई वुड एक्सपेक्ट यू टू प्लीज स्टडी अबाउट अमूल। अमूल के जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, अमूल ने उसको एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरफ शुरू किया उसको, और उसमें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग होती है, वो कंपनी की तरह नहीं होती, वो सोल प्रोप्राइटर की तरह भी नहीं होती, मगर उसकी जो ऑपरेशंस होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। सो इट इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन बिजनेस स्टडीज, आप इस साल पढ़ने वाले हैं, दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस, there are almost 4 or 5 forms of business that you are going to study, in which company is one of them, sole proprietor, cooperative society, joint Hindu family undivided business, right? So, or partnership. So, all these you are going to study, and these are all different from each other, right? So, this is what it is. So, Amul is neither sole proprietor nor it is a company. It is basically a cooperative society. Like, okay, one more doubt that I have received: in the public company, is the profit distributed among all shareholders equally? No, it is not distributed among all shareholders equally. It is distributed based on the shares that you are holding. यानी कि कोई 10% शेयर होल्ड करेगा तो उसको 10% का ही आपको रिटर्न मिलेगा, कोई 20% होल्ड करेगा तो उसको 20% के अकॉर्डिंग रिटर्न मिलेगा. सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू आर पोजेसिंग, you will be receiving returns based on that. Okay, I think that answers it all. Thank you so much. Please take care. Let's all meet tomorrow with our real names and identity. Thank you all.